दूरदर्शन पर। आदाब, नमस्कार नाजरीन। मुल्क भर के तमाम समाजी, सियासी, इक़्तिसादी और मालियाती सूरत हाल पर नज़र रखता, उसका जायज़ा लेता दूरदर्शन उर्दू का बेहद ही ख़ास प्रोग्राम ये है इंडिया लेकर हाजिर हूँ मैं, मुस्तहसन रिज़वी। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस शुमारे में हम बात करेंगे एक सरकारी स्कीम के मुतालिक, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये एक सरकारी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है और इसका ताल्लुक़ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से है। उसी के ज़ेर निगरानी ये स्कीम चलाई जाती है। इस प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करने के लिए और इससे जुड़े कई सवालात का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे ख़ास मेहमान हैं दीक्षा गंगवार जी। आपका ताल्लुक़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से है, आप वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत खैर मकदम मैडम आपका प्रोग्राम में। नाजरीन, शुरुआत इससे करेंगे कि पहले हम इस स्कीम का एक मुख्तसर तारुफ जानना चाहेंगे और फिर उसके बाद एक जनरल ओवरव्यू, जिसे हम उमूमी जायज़ा भी कह सकते हैं, वो लेंगे। तो पहला सवाल इसका ये कि ये स्कीम क्या है और इसके जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये स्कीम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सबसे पहले आप देखेंगे नाम में ही हम न्याय को जब जोड़ देते हैं और न्याय का ये महाअभियान है। महाअभियान जैसे पहले भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई हैं जो जनजातीय समुदाय की तरफ हमारे अग्रसर होने के लिए हमने या सरकार ने पहले भी बहुत सारी योजनाएं लेके आई। बट इस समय हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो अभियान है या ये जो स्कीम है, ये जो योजना है, वो किस तबके के लिए है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो पीवीटीजी समुदाय हैं, भारत में लगभग 700 कम्युनिटीज़ हैं जो ट्राइबल ग्रुप्स की है, शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन की है। बट इसमें से कुछ ऐसे समुदाय थे जो भारत सरकार ने देखा कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जो बाकी ट्राइबल समुदायों से और पीछे हैं, बाकी जनजातीय समुदायों से और पीछे रह जा रहे हैं। तो जब हम ये देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर समुदाय में वो थोड़ा सा और पीछे रह जा रहे हैं, तो हमें ये एक ज़रूरत महसूस होती है कि उस समुदाय के लिए कुछ अलग से करें। तो 1971-73 के करीब धीबर कमीशन का आयोजन हुआ। धीबर कमीशन ने क्या किया कि एक जो ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन थी या जो कम्युनिटीज़ थी, उन कम्युनिटीज़ को स्टडी किया और ये पाया कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो उनमें भी अत्यंत पिछड़े रूप में हैं। अच्छा। और भी पिछड़ गई हैं, तो उनके लिए कुछ किया जाए। तो उन्होंने इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स का नाम दिया। फिर 2005-06 के तकरीबन 2005-06 के करीब क्या हुआ कि जो ये ट्राइबल ग्रुप्स थे, जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स थे, इनको हमने पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप जो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स उन्होंने उनका नाम दिया, जो धीबर कमीशन ने दिया। उसके बाद सरकार ने उनको पीवीटीजीज का नाम दिया कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ये करीब 700 परिवार हैं इसमें, जो कि भारत के 18 राज्य और अंडमान निकोबार के केंद्र शासित राज्य में अभी तक रह रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है, इनकी जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश और हमारे आंध्रा में है। उसके बाद अंडमान निकोबार में भी करीब 180 के करीब लोग इस जनजातीय समुदाय के पाए जाते हैं। अच्छा। तो सरकार ये देखती रही कि चूंकि हमने बहुत सारी स्कीमें, योजनाएं पहले भी लाई, बट वो योजनाएं एक जो सबसे निचला तबका है हमारे देश का, जो हम सोचते हैं जब हम न्याय महाअभियान जरूरी था, ये बहुत जरूरी था। जी, जी। तो उसके तहत ये हमारे जो बजट 2023-24 आया, तो हमने ये तय किया कि जो हमारा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उसके लिए हम कुछ अलग से योजना लेके आए।
तो ये वही मुहिम थी जो पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के नाम से शुरू की गई। खास करके जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है, जो जनजातीय समुदाय है, उसमें भी जो अत्यंत पिछड़ा हुआ समुदाय है, जिसको हम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, उन तक पहुंचने की सरकार की एक मुहिम। अब इनकी खुसूसियात क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और बेनिफिट्स जो सहूलियात सरकार दे रही है उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले जब हम इन जनरल या आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो हम अगर देखें कि जो भी जैसे दिल्ली में रहने वाले लोग या बड़े जो हमारी राजधानियां हैं या जो छोटे शहर भी हैं, टियर 1 टियर 2 सिटीज़ भी हैं, उनके लोग हैं और जो बहुत सारी योजनाएं हैं, जब हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तब भी हम ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रह जाते हैं सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद। और उसका एक बहुत बड़ा जो रीज़न है वो ये होता है कि अवेयरनेस नहीं होती है, एजुकेशन नहीं होता है। कि मान लीजिए कि कोई कार्यक्रम आपके लिए तय किया गया, लेकिन यदि आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो आप उस तक पहुंचेंगे कैसे? तो सबसे पहले एक अवेयरनेस प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन जो हम बोलेंगे, कि जो इसकी जो स्कीम की जो कोशिश है, इस योजना की जो कोशिश है, वो सबसे पहले हम सड़कें मुहैया कराएं, एजुकेशन मुहैया कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, ट्राइफेड के हेल्प से हम क्या करें कि सारी जो वन्य उत्पाद होते हैं, जो हमारी जनजातीय समुदाय जिनको इकट्ठा करते हैं, उनका एक ब्रांडिंग हो सके, उसको एक इस तरह से उचित दामों पर उनको बेचा जा सके ताकि जो बेसिक जो पॉपुलेशन है वो उसका इन स्कीम्स का लाभ उठा सके। तो हम देखेंगे कि 11 पिलर्स हैं, जो हम 11 जो हमने एक 11 सेक्टर्स हमने घोषित किए हैं कि इन सेक्टर्स में डेवलपमेंट होगा और 9 मिनिस्ट्रीज साथ आकर इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। जो इसका बेसिक मॉडल है जो तैयार हुआ, और इस स्कीम का जैसे हम देखेंगे कि लगभग 1 साल कुछ महीने पूरे हो गए हैं जब प्रधानमंत्री जी ने लगभग 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के दिन इसकी घोषणा की थी, जैसा कि हम सबको पता है। उसके बाद लगभग 1 साल हो गया है, तो 1 साल बाद हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हम उन तक पहुंचा सके हैं या नहीं, हम इस पर चर्चा अब ये जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी आपने बताया कि जो कम्युनिटी होती है, जिसके लिए ये स्कीम आई है, तो वो कैसे इसमें शामिल हो सकते हैं, उसका भी एक रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होगा। हाँ, उस पर भी कुछ रोशनी डालिए। जैसे कि हम देखेंगे कि हमारे में पहले से ही जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इट हैज़ बीन ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड। तो जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हमने जिनको ढूंढा कि कैसे हम इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल घोषित कर रहे हैं, तो जो वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल होने के कुछ क्राइटेरियाज थे, उन क्राइटेरियाज में क्या था कि लगभग बहुत कम समुदाय के बहुत कम लोग जो हैं वो शिक्षित हैं, बहुत कम लोग वहाँ तक जो कम्युनिटीज़ हैं वो बाहर आई हैं, या कुछ 3-4 जो पैरामीटर्स थे उनके तहत ये पाया गया कि वो जो कम्युनिटीज़ हैं वो बाकियों से पिछड़ गई हैं। तो वो ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड हैं और हम उन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये समझना होगा कि वो हम तक चल कर आएंगे, उससे पहले ये पता होना चाहिए उनको कि उनके लिए कुछ ऑलरेडी है, कि वहाँ पे हमने कुछ ऐसा एक बड़ा अभियान। तो ये सरकार की एक लास्ट रीच तक पहुँचने की कोशिश है, जो कि पहले तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर तालुक लेवल पे उन तक पहुँचने की जो कोशिश है। एक पूरा सेट पैटर्न है किस लेवल से स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन होगा और उसके तहत हम तो उन जो तक लोग बेसिकली हम उन तक पहुँचेंगे। जो सरकार उन तक पहुँचती है या कि जो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं पंजीकरण किया जाता है, उसके लिए कुछ कागजात की ज़रूरत पड़ती होगी। क्या कुछ चाहिए होता है रजिस्ट्रेशन के वक्त? जैसे कि कोई जाति प्रमाण पत्र हुआ या कि और आवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लगाई जाती हैं। हाँ, देखिए आवास के मामले में हम ये पहले से जो उसका एक क्राइटेरिया है कि उनका आवास जो है वो ज़्यादातर वन्य अरण्य जो हमारे जंगल हैं उनके आसपास होना चाहिए, या ऑलरेडी जो कम्युनिटीज़ जंगलों में रह रहे हैं या उनके आसपास रह रहे हैं। और कुछ कम्युनिटीज़ अभी तक थोड़े से बाहर भी आए हैं, जो हमने देखा है कि क्योंकि अब आप देखेंगे कि जो हमारे वन हैं वो भी संकुचित होते जा रहे हैं, तो उसके तहत उनका ऑलरेडी एक कह सकते हैं सरकार के पास एक डेटा है। तो अब हम उनका पंजीकरण जैसे आधार कार्ड और इस तरह की सुविधाएं
सुविधाएं भी वहाँ तक पहुँचा रहे हैं ताकि उनका भी हर स्कीम के लिए एक सेट पैटर्न के तहत पंजीकरण हो सके। दीक्षा जी, एक बात छूट गई थी, अभी बात दूसरी होने लग गई कि सहूलियात की बात हो रही थी, जो बेनिफिट्स, जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्कीम के तहत, तो वो बताइए कि मतलब हेल्थ में पोर्टेबल वाटर और क्या कहते हैं सस्ते दामों पर अनाज या कि बिजली, ये सारी सुविधाएं हैं, इनकी एक पूरी एक लिस्ट है, जैसा कि मैंने भी पढ़ा है, देखा है। तो उस विषय में उस ताल्लुक़ से हमारे नाज़रीन को कुछ बताइए। तो हमें सबसे पहले देखिए, कोई भी जब कम्युनिटी होती है या कोई भी समुदाय है, तो हमें सबसे पहले जो एक जीवन की एक बेसिक नीड जो है, वो जो हम कहते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो रोटी कपड़ा और मकान के तहत हम ये उनके लिए एक सेफ़ हाउसिंग इंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास एक सुरक्षित घर हो, क्योंकि आप देखेंगे कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, उनके पास जो घर है या जो उनमें वो सारे लोग रह रहे थे, तो वो ये हमारा ही मानना है कि वो उतना सफिशिएंट नहीं है जो उतना वो कर पा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना हुआ कि हम उनको सेफ़ हाउसिंग मुहैया कराएं, उनको घर मुहैया कराएं। सबसे पहले घर, फिर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जैसे हर घर नल जल योजना जो हमारी थी। तो इस स्कीम में क्या है कि ऐसा नहीं कि पूरा जो है वो सेंटर के थ्रू ही इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, स्टेट और सेंटर कोलैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा। तो हमें वो पूरा एक सेंट्रल जो हम देखें सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम्स हमें देखने को मिलेगा कि जो स्टेट और सेंटर हैं वो दोनों साथ आकर इनका इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन में हमने हर घर जो जल योजना है उसके तहत हम पानी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम सड़कें मुहैया करा रहे हैं कि जो एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं कि देश के हर कोने तक सड़क पहुंचे। तो जो ये सड़क की बात है, ये प्रधानमंत्री जन मन योजना में भी है कि वो जो सड़क है वो आखिरी बच्चा, जो हमारा आखिरी जनजातीय बच्चा है, उस तक भी वो सड़क पहुंचे ताकि वो अपने स्कूल जा सके। वो एक स्कूल से बात आई, शिक्षा और रोज़गार, मतलब क्या कहते हैं, तालीम और रोज़गार के लिए भी इस स्कीम में जगह है। जी, शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा, जैसे हम देखेंगे पूरा जो बजट स्कीम का है वो 24,301 करोड़ का लगभग है, एग्जैक्ट टर्म्स में लगभग 301-401 करोड़ का। तो हम देखेंगे कि जो बजट आउटले है उसमें सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर बजट एलोकेट हुआ है। एजुकेशन के लिए जो एक बजट है, हम कहेंगे कि वो इंश्योर किया गया है, क्योंकि आप देखिए कि जो एक क्राइटेरिया था ट्राइबल ग्रुप्स में भी पर्टिकुलरली वल्नरेबल होने का, वो ये भी था कि उस कम्युनिटी के बहुत कम लोग शिक्षित हैं। तो वो जो एजुकेशन है वो हम उनको मुहैया कराएं, और जो बच्चा उस कम्युनिटी का वो एम्पावर्ड फील करे कि जो नॉलेज और स्किल हमारे भविष्य के लिए चाहिए होंगी। जैसे कि समाज बदल रहा है, हम देख रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा तबका है मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए मेन सारी स्ट्रीम में कोशिशें लाने हो के रही लिए हैं। ये सारी कोशिशें हो रही हैं। और एक और चीज़ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि भारत में बहुत सारी भाषाएं हैं, जिनमें 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। उसमें कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं, और उन विलुप्त होती भाषाओं में मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि क्या है कि एक तो कम्युनिटी में लोग कम हो गए, उन भाषाओं को बोलने वाले लोग कम हो गए, और बहुत सारी भाषाएं जो हैं वो वर्बल हैं, मतलब लिखित उनकी लिपि नहीं है, या जिनकी लिपि है वो कंजर्व नहीं की जा सकी। तो इस स्कीम में उसके तहत भी जगह है। हम ये मेंटेन करेंगे कि कोई भी भाषा उस कम्युनिटी पर थोपी ना जा सके। अच्छा। कि वो अपनी नेटिव लैंग्वेज या उनकी जो अपनी भाषा है उसमें वो पढ़ाई कर सके, और धीरे धीरे जो अन्य भाषाएं हैं वो भी उनको इंटीग्रेट करने के लिए सिखाई जाए, अब चलते बट हैं, उनको अपनी भाषा से दूर ना किया जाए। अब चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब के फिनेंशियल इंक्लूजन की बात होती है या कि सोशल वेलफेयर की बात होती है, जिसको हम उर्दू में कह लें तो मालियाती शमूलियत की बात होती है, या समाजी दिफा, समाजी बहबूद की बात होती है। तो ये स्कीम जो है वो जो जिस ट्राइबल सेक्शन के लिए है, तो उनका फिनेंशियल इंक्लूजन, ये स्कीम कैसे उसको टारगेट करती है या कि उसको बेनिफिट करती है? जो एक पिलर है इसका वो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, जिसके तहत हम क्या कर रहे हैं कि
जो पहले ही हमारा जो वन्य समुदाय है या जो जनजातीय हमारी प्रजातियां हैं जो भारत में, तो हम देखते हैं कि वो ऑलरेडी एक सस्टेनेबल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। कि सबसे ज़्यादा यदि कोई प्रदूषित कर रहा है या सबसे ज़्यादा यदि कोई नेचर के करीब है और नेचर के संरक्षण में, प्रकृति के संरक्षण में विश्वास रखता है, तो वे यही समुदाय है। तो हम देखते हैं कि जो एक समुदाय इतने ज़्यादा नेचर के करीब और नेचर के संरक्षण के साथ काम कर रहा है, तो हम उसको एक रोज़गार मुहैया कराएं, या जो रोज़गार के साथ वो ऑलरेडी पहले से जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने सुना होगा ट्राइफेड, जो हमारी मिनिस्ट्री है। ट्राइफेड के तहत क्या हो रहा है कि जो वन्योत्पाद हैं, जो छोटे छोटे हमारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उस वन्योत्पाद की ब्रांडिंग की जा रही है। कि जैसे मान लीजिए कि गोंद है, महुआ है, या लकड़ियाँ हैं, या कुछ ऐसे जो वन्योत्पाद हैं, जो हमारे शहद है उनमें से एक, और भी छोटी छोटी बहुत सारी, जैसे वैक्स होता है, इन सारी चीज़ों का कलेक्शन ये जो कम्युनिटीज़ हैं वो करती हैं। बट होता क्या है कि उनको जब हम मार्केट में वो लोग जब बेचते हैं, तो उनको कह सकते हैं कि प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है। कि उनकी जो कीमतें हैं वो लगभग उतनी कीमत जो उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो ट्राइफेड के तहत सरकार का ये एक कोशिश है उन सरकार की कि उनकी प्रॉपर ब्रांडिंग हो सके, उनको प्रॉपर सिखाया जा सके, कि उसकी प्रोसेसिंग हो सके जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे जो हम घास के बने हुए डलिया या ऐसा कुछ देखते हैं, तो जो उसमें हैट्स देखते हैं, जो हैट्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडी भी हैं, वो बहुत सारे मणिपुर, आंध्र प्रदेश या बहुत सारी ऐसे जनजातीय समुदाय, ज़्यादातर उन्हीं इलाकों से होती उन्हीं हैं। इलाकों से ओरिजिनल वाला आता है। बट बहुत सारे कॉपीड प्रोडक्ट्स जो प्लास्टिक के बनने लगे, बाद में अमेज़ॉन पे हम बिकते हुए देखते हैं। तो एक दुख भी होता है कि वही सेम चीज़ रेप्लिका आपको मिल जा रहा है, आप ज़्यादा पैसे भी पे कर रहे हैं, बट जो हमारी ओरिजिनल कम्युनिटीज़ जो इन चीज़ों को बना रही हैं, उनको हम प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं दे पा रहे हैं। ट्राइफेड के तहत ये कोशिश हुई कि वो जो भी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं उनकी एक ब्रांडिंग हो, उसको मार्केट में लाया जा सके और एक प्रॉपर चैनल के तहत उनको बेचा जा सके, और जो उसका जो बेनिफिट है वो इन कम्युनिटीज़ को मिल सके। तो उसकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, जो कि आप देखेंगे कि जिसमें आंध्र प्रदेश में या मणिपुर में और अरुणाचल में हमने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ देखी। जो जैम के अराउंड है वो जैम बनाते हैं, या जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो शहद है जो ओरिजिनल वहाँ से आ रहा है, उसकी कीमतें उन लोगों को मुहैया हो पाई और वो सशक्त हो सके। और एक और सवाल आपका था कि उन तक, जैसे जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, तो पहले से ही जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक मुहिम देश में चली है कि सबके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो वो भी जब हम सेंट्रलाइज करते हैं स्टेट और सेंटर की स्कीम्स, तो हम पाते हैं कि बैंक अकाउंट भी उन लोगों के लिए मुहैया कराए जा रहे हैं, उनको मदद की जा रही है, उन तक ये पहुंचाया जा रहा है कि वो किस तरह से अपने आप को फाइनेंशियल इंक्लूजन में शामिल कर सके या एक बैंक अकाउंट पा सके। अब एक कॉल आ रहा है, कॉल लेते हैं। जी बताइए। हेलो हेलो, जी बताइए। हेलो सर, इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? जी बोलिए, बताइए, हेलो अपना सवाल पूछिए। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये सवाल है। ओके। आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ जी। आप कहाँ से, अपना नाम पहले अपना नाम बताइए और बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं। हम राकेश बोल रहे हैं, यूपी से बोल रहे हैं। जी, तो सवाल ये था कि ये योजना में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पहला रिक्वायरमेंट जो है कि जो ये स्पेशल ये जो स्कीम है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, तो पहले तो जो एक प्री कंडीशन हमारे लिए आ जाती है कि पीवीटीजी समुदाय से लोग होने चाहिए और उनके जो बेसिक तालुक या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं। तो हमें समझना होगा कि इसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिसके लिए हम, जैसे मान लीजिए कि कोई डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, वो जानना चाह रहे हैं कि वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ जाएंगे वो और कौन से पेपर्स वगैरह लगेंगे? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनके नोडल ऑफिसर्स बने हुए हैं जहाँ पे, और बेसिकली हमको देखना पड़ेगा कि आप पहले पीवीटीजी समुदाय से हैं, आप तक पहुँचने के लिए सरकारी जो हमारे अधिकारी हैं वो उन तक पहुँचते हैं। जैसे रोड बनाने की बात है, अब रोड के लिए हमें बेसिकली कहीं तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ ऑलरेडी। हाँ, उनका सवाल थोड़ा सा
कि किस मुझे उम्मीद है कि specific आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। जैसा कि हमारे गेस्ट ने बताया कि नोडल ऑफिसर्स हैं डिस्ट्रिक्ट में जहां आप जा सकते हैं और वहां अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। तो जी मैडम, आप कुछ फरमा रही थी। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे कि एक और चीज़ की, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग जो स्किल डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो इनका जो सवाल था ये कुछ हद तक उसको भी आंसर करेगा कि जो वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज है या जो हम स्किल इंडिया के तहत भी जो चीज़ें कर रहे हैं कि लोगों को स्किलफुल बना रहे हैं, तो वो देखेंगे कि वो स्किल के लिए कुछ सेंटर्स बने हुए हैं। उन सेंटर्स पे आपको जाना पड़ेगा, अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ेगा। उन सेंटर्स पे आपको वो एक कुछ स्किल्स सिखाएंगे। उसके तहत जो आप अब वो क्या करते हैं कि स्किल्स को अपग्रेड करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे पहले से कोई एक ऐसी स्किल है जो मुझे आती है, मान लीजिए आई एम वेरी गुड एट कारपेट वीविंग, कि कारपेट बनाने का मेरे अंदर हुनर है, तो वो जो हुनर है उसको तराशा जाएगा और उसके तहत मुझे रोजगार ट्रेनिंग मुहैया किया कराई जाएगा। जाएगी। जो स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो हमारा हो रहा है वो भी इसमें इंक्लूडेड है और उसके तहत जो इंडिविजुअल जो हमारे हेड्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब एक कॉल ले लेते हैं। जी बोलिए। हेलो। हेलो जी बोलिए। भैया जी नमस्कार, हम रामू बोल रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। ये जो आप आज बता रहे हैं जिसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्या जो गांव में सोलर पैनल लगता है छत पर, तो उसका भी कोई फायदा इस स्कीम के जरिए हो सकता है? हाँ, ये जानना चाह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ोन करने के लिए आपका। ये जानना चाह रहे हैं मैडम कि इस स्कीम के तहत, जिस स्कीम की हम बात कर रहे हैं, जनमन स्कीम की, इस स्कीम के तहत सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं ये, तो इस स्कीम में कुछ ऐसा है? चलिए मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमें ये समझना होगा, जो एक छोटा सा आई थिंक कन्फ्यूजन है, कि ये जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है, तो सिर्फ उन्हीं को केटर हाँ, करेगी। वो जान उसी हिसाब से पूछ रहे हैं वो। जी बिल्कुल। अच्छा। जी, तो जी। सोलर पैनल्स का जो है वो हम देखेंगे कि वो एक डिफरेंट चीज़ है जो बेसिकली इसमें डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है। लेटर ऑन डेवलपमेंट में अगर हम देखेंगे तो हमारी जो बेसिक वो है हाउसिंग, स्कूल और लाइटिंग, बिजली का भी तो हाँ, बिजली का प्रावधान है, बट वो हम जो कनेक्शंस हैं हम वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे बिजली अब तक नहीं पहुँची, अगर हम 2024 की बात करें, और स्पेशली वो ट्राइबल एरियाज़ हैं, तो सरकार ये कोशिश करिए ग्रिड के तहत वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पहुँचे। और लेटर सोलर पैनल का भी कोई फिलहाल फर्स्ट जो फेज़ है उसमें अभी बातचीत नहीं है। मे बी सेकेंड फेज़ जो है उसमें हम सोलर पैनल तक भी पहुँचें, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज जो कन्वर्ज हो रही हैं, तो उसके तहत हो सकता है उसका लाभ वो लोग उठा सकें। अब और एक और चीज़ है कि पीवीटीजी की मेजर पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में नहीं है, जो कि आई थिंक जो हमारे कॉलर हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में है कुछ 778 लगभग हाउस होल्ड्स हैं। अब मैडम हम चलते हैं प्रोग्राम के यानी स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ और उसके इम्पैक्ट की तरफ, यानी कि जो उसको नाफिज किया जा रहा है और उसके असरात क्या क्या हैं। सवाल ये है कि मुल्क के, जैसा कि आपने बताया, मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ इलाक़ों में ये स्कीम नाफिज की जा रही है, लागू की जा रही है, चलाई जा रही है। तो ये प्रोसेस कैसे है ये बताइए, और पहले और उसके बाद ये बताइए कि इसके असरात, इसके इम्पैक्ट्स क्या क्या हैं। जी, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की एक स्कीम है जो ऑलरेडी हम जानते हैं। तो ये जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर से हेड की जाएगी, और ये जो और सपोर्ट इनका होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, टेक्निकल और फाइनेंशियल सिस्टम स्टाफ के। तो एक पिरामिड लेवल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, जिसमें पिरामिड के एक तरफ स्टेट लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगा, एक तरफ सेंटर लेवल इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो जो सेंट्रल लेवल में सबसे ऊपर होंगी वो हाई पावर्ड कमिटीज़ होंगी, जिसमें चेयरपर्सन होंगे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड 8 कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये हमारे एक तरफ होंगे। और स्टेट लेवल में एपेक्स लेवल कमिटीज़ होंगी, जिसमें चेयरपर्सन होगा चीफ सेक्रेटरी साहब होंगे। उसके बाद कन्वर्जेंस कमेटी होगी, जिसमें नीति आयोग के सीईओ होंगे सेंटर की तरफ से। स्टेट की तरफ से कोऑर्डिनेटर कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लेवल पे, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आएंगे। फिर मिशन स्टीयरिंग कमिटीज़ होगी जो सेंटर के तरफ से होगी, और उस मिशन स्टीयरिंग कमेटी में चेयरपर्सन, सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स एंड
सेक्रेटरीज ऑफ 8 मिनिस्ट्रीज़ होंगे, जो हम 9 मिनिस्ट्रीज़ का डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। और स्टेट में ब्लॉक लेवल एज इंचार्ज ऑफ द पीवीटीजी हैबिटेशंस, जो पूछ रहे थे कि हमें सबसे पहले जहाँ के जो हमारा फर्स्ट हैंड रीच होगा वो ब्लॉक लेवल पे होगा, जो कि चेयरपर्सन होंगे ब्लॉक डेवलपमेंट और डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होंगे, बेसिकली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट्स पर। और एक सवाल ये भी कि जैसा कि हम बात कर रहे थे, जल शक्ति की जो स्कीम है भारत सरकार की, ये योजना का जो इसमें इंटीग्रेशन है, जैसा कि हम पहले भी बात की हमने, तो ये कहाँ तक अपना असर डाल रही है, कहाँ तक लाभ पहुँचा रही है, फ़ायदा पहुँचा रही है लोगों को, जो बेनिफिशरीज हैं, ट्राइबल बेनिफिशरीज? जी, तो हर घर जल जो हम जिसकी बात करते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो एक हमारी डिमांड भी थी और एक हमारी कोशिश भी है कि हम क्लीन। नहीं मैडम, जल शक्ति योजना से रिलेट करके इस बात को करते हैं। जल शक्ति योजना जिसमें हम जल एक क्लीन वाटर जो हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्लीन वाटर भी वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है कि जो पूरी कोशिश है। फर्स्ट लेवल में हम देखेंगे लगभग जो हमारे 700 हाउस होल्ड्स हैं, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 30 to 40% हमारा जो रीच है वो हो गया है और वहाँ तक हम क्लीन वाटर पहुंचा सकें। और जो हमारा सेकंड है कि एक टैप्ड वाटर वहाँ तक पहुँच सके जहाँ पे सुरक्षित जल मुहैया नहीं हो पाया है। और बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ का जल जो है वो ऑलरेडी पोर्टेबल है, क्लीन वाटर है, बट जहाँ पे नहीं है वहाँ हम इसको उस स्कीम के तहत पहुँचाने की स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मैडम, कहते हैं गरीबी हटाने के लिए या कि पॉवर्टी इरेडिकेशन, और एक और बात आती है क्या कहते हैं जिसको कहते हैं, और एजुकेशन की बात आती है मैडम, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात आती है। इसको लेकर इस स्कीम में ट्राइबल जो कम्युनिटी है उसके लिए और क्या क्या सहूलियात दी गई हैं? पहले तो सबसे पहले जो एजुकेशन है कि जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन हो सारे बच्चों के लिए मुहैया हो। फिर वो जो बच्चे जैसे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी देखते हैं कि बहुत सारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, अब हम स्किल्स पे और फोकस कर रहे हैं। तो अब देखेंगे ट्राइबल पॉपुलेशन में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिनको तराशने की कोशिश की गई है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो, साथ साथ उनको क्या है कि वो पढ़ाई लिखाई के तहत उनका एनरोलमेंट भी हो स्कूल्स में, वो हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सके। सबसे पहले उनको स्कूली शिक्षा जो है वो ज़रूरी स्कूली शिक्षा उनको मिल सके, उसके बाद उनको जो है वो कॉलेज लेवल तक भी पहुंच सके, जो जिनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो सकती है। और जो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के थ्रू अपनी जो स्किल्स हैं उनको और तराश सकें और उनको एम्पावर किया जा सके ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। मेन जो हमारा गोल है उन तक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का हमारा जो गोल है वो अचीव हो सके। अच्छा, बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सी सहूलियात हैं जो आदिवासी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती हैं, औरतों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस स्कीम के तहत क्या कुछ ऐसे इंतज़ामात हैं कि वो एक ख़ास तरीके से उन तक पहुंच जाए? जी, सबसे पहले अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है देश में, वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो रखी है। लेकिन जो हम देखेंगे कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी है वो ट्राइबल एरियाज़ में है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि उनको समय पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज नहीं मिल पाती हैं। कि वो जो महिलाएं हैं उनको जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या लैक्टेटिंग होती हैं तो उस समय क्या है कि उनको हॉस्पिटल नहीं मिल पाते हैं, या जो स्कीम के तहत उनको जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। तो हमने जो क्लीन वाटर और सैनिटेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि उनको प्रॉपर हेल्थ केयर मिल सके, उस हेल्थ केयर के तहत ये इंश्योर किया जा सके कि जो सारे चाइल्ड बर्थ्स हैं वो सारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, उनको प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो मिले, उनको प्रॉपर दवाइयाँ मुहैया कराई जाएँ, और जो मैटरनल मोर्टेलिटी हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन में है उसको रिड्यूस करके ज़ीरो तक लाया जा सके। तो अभी तो बात हो गई औरतों की, ख़वातीन की। अब बात करें नौजवानों की और उस पढ़े लिखे तबके की जो उस ट्राइबल कम्युनिटी से होता है। उनके एजुकेशन के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न है क्या इस स्कीम में?
स्पेशल प्रोविज़न में मैं यही बात करूंगी, जो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग है वो ऑलरेडी एक बहुत स्पेशल प्रोविज़न है जिसके हमने डिस्कस किया। इसके लिए इसके रोज़गार से भी इसको जोड़ा गया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जो ट्राइफेड मिनिस्ट्री जो हमारा है, ट्राइफेड क्या कर रहा है कि रोज़गार से सीधा सा उनका ताल्लुक रोज़गार से ही है। जैसे ट्राइफेड में क्या देखेंगे कि हम जो भी चीज़ें वहाँ प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके तहत वो ये सारी चीज़ों को एक स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि वो जो लोग हैं जिनको नहीं पता है कि कहाँ जाना है, कहाँ बेचना है, या जो हम हाट है, वो सारी चीज़ें वो ट्राइफेड इंश्योर करता है और वो जो चीज़ें हैं वो उनको मिल पाती हैं। ट्राइफेड के तहत मैं बोलूँगी एक जो मेजर एक टर्निंग स्टोन आई वुड से दैट इज़ अ। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी एजेंसियां, सरकारी मिनिस्ट्रीज़ इस स्कीम से जुड़ी हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या कोई प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कि एनजीओ या कि बैंकिंग सेक्टर, इनका क्या रोल है इस इनिशिएटिव को आगे सपोर्ट करने में? जी, प्राइवेट सेक्टर का एज इन डायरेक्ट जो फर्स्ट हमारा इम्प्लीमेंटेशन वो हुआ उसमें अभी तक तो नहीं देखने को मिलता है, बट एनजीओज़ का बहुत सारे ऐसे एनजीओज़ हैं जिन्होंने पहले वो चीज़ें ढूंढ के लाई कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और वो सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया। तो मैं कह सकती हूँ कि एनजीओज़ का तो कुछ हद तक रोल है, बट प्राइवेट सेक्टर का फ़िलहाल एज सच कोई रोल पीवीटीजी समुदाय के केस में देखने को कम मिलता है। और एक और चीज़ है कि जैसे कि इन जनरल एक क्वेश्चन आता है कि हम इन चीज़ों को कैसे एक डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग कैसे हो, उसके लिए एक पीएम गति शक्ति पोर्टल बना है। पीएम गति शक्ति पोर्टल है, वो एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है, उसके तहत रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। लेट्स से कि कहाँ तक रोड बन गई, कितने लोगों का पंजीकरण हो सका, कितने लोगों तक हाउस पाइप्ड वाटर पहुँचा, या बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं वो जो पीएम गति शक्ति पोर्टल है उस पर रियल टाइम अपडेट होता है और उसके तहत हम जान सकते हैं कि कहाँ तक हम पहुँच पाए हैं और जो लोग हैं वो अपनी चीज़ें उसमें रजिस्टर कर पाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन ट्राइबल्स की अपनी होती हैं या कि जिनको कहिए कि उन्हीं की खुसूसियात में शामिल होती हैं, वही बनाते हैं और सिर्फ वही बनाते हैं। उनको पॉपुलर, उनको बाहर पहुंचाने के लिए, या कि उनको अब तो चूँकि ये एक डिजिटल दौर है और यहाँ ग्लोबल दौर है और यहाँ डिजिटल मार्केटिंग होती है, तो इस स्कीम में ऐसा कुछ है कि इन चीज़ों को ग्लोबल किया जा सके? हाँ सर, ये एक बहुत ही अच्छा आपका सवाल है और आई थिंक ये हमारा कंसर्न भी है कि वोकल फॉर लोकल जो हम सुनते हैं, वोकल फॉर लोकल, या यूपी में एक स्कीम चली थी कुछ समय पहले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो वोकल जो आप बोल रहे हैं कि उन चीज़ों को ग्लोबल किया जा सके, मैं बार बार वो ट्राइफेड पे जोर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ट्राइफेड में वो सारी चीज़ें हैं, वो इट हैज़ बीन एबल टू इम्प्लीमेंट इट टू दैट लेवल दैट इट हैज़ बॉट द लोकल प्रोड्यूस टू द ग्लोबल मार्केट। चलिए मैडम, अब बात करते हैं इस स्कीम से जुड़े चैलेंजेस की और इनके लिमिटेशंस की। क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में? हाँ, सबसे बड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि एक खाका तो तैयार हो गया जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखता है, और वो एक हम देखते हैं कि 9 मिनिस्ट्रीज साथ में आ रही हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट साथ में आ रहे हैं, और हर लेवल पे एक इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग और सबके लिए सारी चीज़ें हम देखते हैं इन प्लेस हैं। बट जो चैलेंज मुझे दिखता है वो यही है कि आर वी एक्चुअली एबल टू रीच दैट पॉपुलेशन? देन देयर इज़ अ कंसर्न, एंड इफ़ यू सी कि ट्राइबल्स का एक कंसर्न होता है कि कई बार हम देखते हैं कि वो खुद से रिजर्व होते हैं कि वो मेन स्ट्रीम, जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम हम जिसको बोलते हैं कि हम मेन लैंड है या हम मेन स्ट्रीम है, उनका मेन स्ट्रीम हो सकता है वो वही हो। तो ये हमारी उन तक पहुंचने की कोशिश है, तो हमें सेम टाइम पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो उनकी इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, उनकी इंडिजिनस जो लाइफ है, जो उनका कल्चर है, उसको हम हैम्पर ना करें, उसको एज इट इज़ मेंटेन किया जा सके। इसीलिए शायद उन्हें वल्नरेबल कहा गया है। जी, उनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल बोला गया क्योंकि उनकी जो जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है, उनकी भाषाएं विलुप्त हो रही हैं। तो हमें जब हम इम्प्लीमेंटेशन रखते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हम उनकी कम्युनिटीज़ में जो उनकी अपनी चीज़ें हैं उनको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे हैं, कि रादर व्हेन वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम, इज़ इट दैट वी आर
entering in that arena which we should not. So that we have to take care, and in terms of sociology also I would say that कि हमें उस चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा कि ये वो बात अपने आप को मेंटेन कर। ये बताइए कि हमने अभी शुरुआत पे ये बात की थी कि ये ट्राइबल लोग जंगलों में रहते हैं और बहुत दूर के इलाकों में रहते हैं या कि अलग रहते हैं, तो इन तक जो फैसिलिटी पहुंचाई जाती है, फॉर एग्जांपल सड़क, तो ये पहुंचाना कितना दुश्वार गुजार होता है, कितना कठिन होता है, या कि ये भी एक चैलेंज है इस स्कीम का कि वहाँ तक कैसे हो, और ये सारी चीज़ें इस मशीनरी का प्रोसेस और वर्क कैसा होता है कि ये सारी चीज़ें वहाँ तक मुहैया हो जाती हैं या अभी बहुत परेशानियाँ आ रही हैं? ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। जैसे हम उत्तराखंड एज अ डिस्ट्रिक्ट लेंगे जी जी, तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में आप देखेंगे कि जो प्लेन एरिया और जो पहाड़ एरिया है, पहाड़ एरिया में बहुत सारे हमारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं और वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। जैसे कि डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यू सी कि उत्तराखंड में हमारे अभी कुछ 14,649 फैमिलीज़ हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये वाले जो ट्राइबल ग्रुप्स, पीवीटीजीज, जो हाउस होल्ड्स हैं, वो बेसिकली हिली एरियाज़ में हैं। अब एक ऑलरेडी दुर्गम क्षेत्र है जहाँ पे हम सड़क वैसे ही नहीं पहुँचा पाए। तो हमारा अनदर चैलेंज ये है कि जो अंदर जंगलों में कुछ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं या कुछ मेनलैंड के जो ट्राइबल जहाँ पे रोड्स हैं उसके आसपास भी रह रहे हैं, तो वहाँ तक पहुँचना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी कोई एक दुर्गम क्षेत्र है, उस दुर्गम क्षेत्र में सड़क बनाना ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है, तो उसके बाद हम कैसे पहुँचेंगे। बट आप देखेंगे जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं वो साथ मिलकर काम कर रही हैं और वो लास्ट माइल तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। लगातार वो कोशिश हमारी रह रही है और हम एक जो लास्ट माइल तक है वहाँ तक हम पहुँच रहे हैं, बट धीरे धीरे। अब बात करते हैं इस स्कीम के मुस्तकबिल की, फ्यूचर की। क्या रोड मैप है गवर्नमेंट के पास जो कि फ्यूचर में और इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाह रही है? जी, तो जो हम फ्यूचर देखते हैं इसका, फॉर एग्जांपल मैडम मैं आपको बताऊं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट होता है, डिजिटल पेमेंट, या कि अभी एक नया लफ्ज़ चला है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका कहां तक इस्तेमाल आगे हो सकता है इस स्कीम में, आपको क्या लगता है? तो सर इन सारी स्कीम्स का भी एक सोशल ऑडिट होता है, एक सोशल ऑडिट होता है और एक लेट्स से एक कंपटीशन टाइप आप बोलेंगे कि रैंकिंग होती है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की, कि हम रिवॉर्ड भी करते हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस भी देखते हैं। तो उसके तहत हम ये पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं कि कहाँ तक किस स्टेट में कितना काम हुआ और किस स्टेट में अभी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। जैसे मणिपुर और बिहार में कुछ समय पहले तक उनका डेटा अपडेट नहीं हो पाया था कुछ कारणों की वजह से। तो हम देखेंगे कि वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। फिर आपने बोला कि फ्यूचर, अब धीरे धीरे इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसके बाद हम फ्यूचर देख पाएंगे। अगर हम कोई बहुत ही एक काबिल स्कीम बना देते हैं तो हम देखते हैं कि उसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिखता तो प्रॉमिसिंग है, बट जो चैलेंज है वो एट द सेम टाइम, challenges and limitations. Yes, challenges and limitations are definitely there because it has already been very difficult to reach tribal population in the previous attempts when the government had tried to. Now this is particularly vulnerable tribal group, and when we are trying to reach them, so maybe they might have some hesitations and we might have some restrictions in reaching them, but it has to be concluded in such a manner that we are able to achieve which we are trying to, like the whole soul development of that particular community. और एक चीज़ और आपने बोली थी डिजिटल पेमेंट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात आपने की थी, पहले मैं डिजिटल पेमेंट्स पे आऊँगी। डिजिटल पेमेंट्स कुछ समय पहले तक, कुछ एक वर्षों पहले तक हमें ऐसा लगता था कि क्या ऐसा होगा कि कोई सब्जी वाला के पास हम जाएंगे और 10 रुपए की हरी मिर्च खरीदने पे हम वो 10 रुपए का पेमेंट करेंगे। एक ये ख्वाब जैसा ही लगता था। बट अब आज के समय में यदि आप देखेंगे तो आप किसी को 100 रुपए का नोट देते हैं और वो ज़्यादातर लोग यही कहेंगे कि आप हमें ऑनलाइन कर दीजिए, क्योंकि वो चेंज नहीं है। मैं डेली बेसिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कम्यूट करती हूँ और मुझे ये देखने को मिलता है कि यदि मेरे हाथ में 500 रुपये का नोट है और 100 रुपये का बिल हुआ है तो ज़्यादातर यही हो जाता है कि वो ऑनलाइन ही करना पड़ता है।
ये चीज़ आपको ट्राइबल कम्युनिटीज़ में भी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ी है, क्योंकि सबसे पहले हमें डिजिटल इंक्लूजन की बात करनी पड़ेगी। डिजिटल इंक्लूजन का पहला स्टेप है कि जो बैंक अकाउंट है वो मुहैया कराया जा सके। तो सबसे पहला स्टेप हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है कि लगभग सभी लोगों को बैंक अकाउंट इंश्योर किया जा रहा है। तो जब वो बैंक अकाउंट बन जाएगा और लोगों को थोड़ा सा डिजिटल लिटरेसी दी जाएगी, तो वो ऑनलाइन पेमेंट्स को भी करना सीख जाएंगे। उसके बाद ये जो हथियार है, ये खरीदने की क्षमता, सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स के लिए आपके पास वो जो हथियार है, फ़ोन जो है, उसको खरीदने की क्षमता तक उनको पहुंचाना, या जिनके पास है उनको वो सिखाना। तो वो सारी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं, डिजिटल लिटरेसी। वक्त के साथ साथ सरकार की योजना, सरकार की स्कीम चलती रहेगी और लोगों को इसका फ़ायदा मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप प्रोग्राम में आई, आपने अपना कीमती वक्त हमारे इस प्रोग्राम को दिया। तो नाजरीन, ये था प्रोग्राम ये इंडिया का शुमारा, जिसमें हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जनमन योजना की, सरकार की, एक भारत सरकार की और साथ में राज्य सरकारों की मिली हुई एक बड़ी खूबसूरत योजना, जिसमें आदिवासी समाज, जनजातीय समाज के उत्थान के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए, उनमें को फिनेंशियली इंडिपेंडेंट करने के लिए और फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, आप कुछ भी कह लें, बहुत कोशिश हो रही है। हालांकि दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, मगर सरकार का एक पूरा सिस्टम है जो कि दिन रात लगा हुआ है, कोशिश कर रहा है, और ये सारी सहूलियात उन तक पहुंच पा रही है जो लोग दूर जंगलों में और दूर दराज के इलाक़ों में रहते हैं, जहां तक पहुंचाना बहुत मुश्किल था। तो बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अहम, बहुत ही मालूमाती गुफ्तगू हुई इस उन्वान के तहत। और इसी के साथ यहाँ इस प्रोग्राम का ये शुमारा यहीं ख़त्म होता है। मुझे मुस्तहसन रिजवी को और इस प्रोग्राम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।